हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में जो कि नेचुरल डाइंग के ऊपर है। और मैं हूँ निहारिका सिंह, लेक्चरर एंड इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स इन पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। और ये एक बड़ा ही क्रिएटिव इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, जो कि हमें इस लॉकडाउन की स्थिति में भी पढ़ने लिखने का मौका दे रहा है, कुछ नया सीखने का मौका दे रहा है। और हम टीचर्स के लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करने का, वो भी घर बैठे। तो आज के इस सेशन में हम नेचुरल डाइंग के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे, मैं आपको कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट से नेचुरल डाइंग करना भी सिखाऊंगी, उसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। नेचुरल डाइंग ना सिर्फ कलर देता है आपके कपड़ों को, बल्कि उसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि आपके शरीर को, आपकी स्किन को, आपके बालों को और भी चीज़ों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, जिसके बारे में हम सभी को अक्सर नहीं पता होता है। क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, इतने सालों से टेक्सटाइल प्रैक्टिस कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और मेरी जो अभी रिसर्च है पीएचडी की, वो भी नेचुरल डाइंग के ऊपर ही है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल डाइंग के ऊपर ही है। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी जानकारियाँ दे सकती हूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं आपको सारी डाइज़ के बारे में आज नहीं बताऊँगी। मैं आपको कुछ गिनी चुनी डाइज़ के बारे में बताऊँगी जो कि आप आराम से कर पाएंगे इस समय। और हम आज बात करेंगे 3 डाइज़ की, जिसमें पहली डाई होगी हमारी टर्मरिक यानी कि हल्दी से, दूसरी डाई होगी हमारी प्याज के छिलकों से यानी कि अनियन पील से, और तीसरी डाई है हमारी कॉफ़ी से। तो हमारे घर में ये तीनों ही चीज़ें आजकल आमतौर पर उपलब्ध होती हैं, और अगर तीनों नहीं हैं तो एक या दो तो होती ही हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं डाई बना के। और क्योंकि ये डाइंग जो है नेचुरल डाइंग है, और इसके हम डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे बना सकते हैं इसको टाई करके, जिसको हम टाई डाई टेक्निक बोलते हैं। हम भारत में इसको बंधेज, बांधनी बोलते हैं, जापान में इसको शिबोरी बोलते हैं। तो वो टाइंग टेक्निक होती है, आपने सुना होगा टाई और डाई के बारे में। तो उसमें टाई डाई में होता है कि पहले हम टाई करते हैं कपड़े को और फिर हम उसे डाई करते हैं। तो बेसिकली डाइंग का जो प्रोसेस है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक एकेडमिक सेशन है, एक एजुकेशनल सेशन भी है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से आया, और हम अभी कैसी सिचुएशन में है, या उसका अभी क्या स्टेटस है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कुछ लाइनों में कि जो इसकी हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है जितने कि हम, यानी कि समझ लीजिए कि जब से कुछ इनिशियल सिविलाइजेशंस हुए थे, जो सभ्यताएं बसी थी, जिसमें से एक मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी। आप सभी ने नाम सुना होगा, उसका हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो मोहनजोदाड़ो के टाइम से डाइंग प्रैक्टिस हो रही है। स्टडीज़ में इसके कुछ अंश मिले हैं, कुछ इसके साइंस मिले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे पता लगता है कि उस समय में भी डाइंग प्रोसेस लोग इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों को कलर करने के लिए, अपने बालों को कलर करने के लिए। और धीरे धीरे फिर ये टेक्निक जापान पहुंची, चाइना पहुंची, यूरोप पहुंची, और लगभग एक ही समय में ये काफ़ी सारी जगहों पर प्रैक्टिस हो रही थी। तो जब हम बात करते हैं इंडिगो की, इंडिगो बहुत ही पुरानी डाई है, और इंडिगो मोहनजोदाड़ो के टाइम से ही हमारे बीच में प्रैक्टिस हो रही है। इंडिगो डाई है और ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है। इंडिगो प्लांट होता है, उसकी स्टेम से इसको निकाला जाता है। तो इसको तब से प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिगो को हिंदी में हम नील भी बोलते हैं। तो उस समय से ये डाइज़ प्रैक्टिस हो रही हैं। और उसके बाद जब ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया, लोग मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगे, तो शिबोरी जैसी टेक्निक्स आ गई, लोग थोड़े और ज़्यादा जागरूक हो गए, थोड़े और क्रिएटिव हो गए। तो लोगों ने टाई डाई बनाना शुरू कर दिया, उसको टाई करके किस तरीके से हम अच्छे पैटर्न्स ला सकते हैं वो बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। मेरे पास जो अभी अवेलेबल है, ये बंधेज का एक कुर्ता है,
और इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको नाम से नहीं समझ आता है तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये सभी आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें ये जो छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे रोम्बस के शेप बनाए गए हैं, ये पहले इसको टाई किया गया है और उसके बाद इसको डाइंग में डाला गया है। उसके बाद ये टाई जो किया था, जो बांधा था उसको, इसलिए बंधेज कहते हैं क्योंकि इसको बांधना पड़ता है, तो बांधा था उसको खोल दिया गया और उसके बाद जहाँ जहाँ पे धागा था, जहाँ जहाँ पे वो ब्लॉक किया हुआ था बांध के, वो एरिया डाई नहीं हुआ, वो सफ़ेद रह गया और जहाँ जहाँ पे कलर पहुँच गया वो कलर हो गया। तो यही बेसिकली एक प्रोसेस है टाई डाई का, जिसमें हम टाइंग करते हैं और उसके बाद उसको डाई में डाल देते हैं। आज हम दोनों ही चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम टाइंग की भी बेसिक टेक्निक सीखेंगे, बहुत एडवांस टेक्निक्स हम नहीं सीखेंगे। हम बहुत बेसिक सी 3 टेक्निक सीखेंगे, टाई डाई की, टाई करने की और शिबोरी की। और उसके बाद हम डाई बनाना सीखेंगे कि हम 3 डाइस प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम अपने टाई करे हुए फैब्रिक्स को, और जो टाई नहीं है फैब्रिक, उनको भी हम डाई में डाल के एक बार अपना कलर देखेंगे कि हमारे पास क्या कलर्स आते हैं। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देती हूँ कि जब हम डाइंग करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नेचुरल डाइंग में बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि होता है प्री ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम डाई से पहले एक ट्रीटमेंट देते हैं फैब्रिक को और डाई करते हैं, और उसके बाद डाई के बाद एक ट्रीटमेंट देते हैं फैब्रिक को। वो इसलिए होता है क्योंकि डाई से पहले हमें फैब्रिक को अच्छी तरह क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको एब्जॉर्बेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फैब्रिक के रेशे एब्जॉर्बेंट नहीं होंगे, यानी कि वो सोखने की क्षमता नहीं रखते होंगे डाई को, तो डाई उसके अंदर पहुँचेगी नहीं ठीक तरीके से, और जब हम उसे वॉश करेंगे तो सारा कलर वापस निकल जाएगा, डाई का कलर फैब्रिक पर चढ़ेगा नहीं। उसके बाद हम डाई का प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम कलरिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसको फिक्स करने के लिए, यानी कि उसका कलर ब्लीड ना हो, उसको और पक्का करने के लिए एक पोस्ट ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट में कई बार हम मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट से पहले भी हम उसमें स्काउरिंग, मॉइस्चराइजिंग, ब्लीचिंग करते हैं, लेकिन वो इस समय आपके घर पे पॉसिबल नहीं है सभी के लिए ये सारे प्रोसेसेस करना। और ये प्रोसेस हम करते हैं जब हम बिल्कुल नया कपड़ा मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और हम उसके ऊपर डाई करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो घर में यूज्ड कपड़ा है, यानी कि सफ़ेद सूती कपड़ा या कोई प्योर वूल कपड़ा या कोई प्योर सिल्क कपड़ा, यानी कि नेचुरल कपड़ा जो कि सिंथेटिक ना हो, नेचुरल टेक्सटाइल हो, जैसे कि कॉटन है, प्राकृतिक है, उसके बाद वूल है, वो भी प्राकृतिक है, और सिल्क है, वो भी नेचुरल है। तो इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे आपको कि उसमें बिल्कुल भी पॉलिस्टर, रेयॉन या और कोई भी सिंथेटिक मटेरियल ना मिला हो। उसके बाद आप एक यूज्ड कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि यूज्ड कपड़ा जो होता है उसमें से स्टार्च निकल चुका होता है, माड़ निकल चुका होता है, कई बार वो धुल चुका होता है, तो उसमें जो भी केमिकल्स लगे हुए होते हैं पैकेजिंग के दौरान, इंडस्ट्री में उसको फिनिशिंग के दौरान, जो भी उसमें ट्रीटमेंट्स करने के दौरान केमिकल्स लगे होते हैं, वो सब निकल चुके होते हैं, कई बार वॉश हो चुका होता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए। और इस समय आप के पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है मार्केट जाने के, तो इसलिए आप यूज्ड कपड़ा, या आप कोई टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कोई हैंकी यूज़ कर सकते हैं, कोई आपका टॉवल हो, दुपट्टा हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मैं बात करी थी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की, तो इन 3 डाइज़ की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। इस समय हम सबको पता है कि हम एक बड़ी बीमारी की चपेट में हैं, और हम इससे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने आप को इससे, कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें ज़्यादा खतरा है। और हम मास्क की बात करते हैं, अपने मुंह और नाक को ढकने की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डाइज़ आपको कोविड-19 से बचाएंगी, इसकी अभी कोई रिसर्च हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं,
या ओडर न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब चीज़ें आपको आम दिनों के लिए, आम लाइफस्टाइल के लिए, डेली रूटीन के लिए आपको बेहतर बना सकती हैं या आपको एक फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। आप जो नॉर्मल केमिकल डाइड कपड़े पहनते हैं उससे कहीं कहीं ये नेचुरल डाइड कपड़े आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कहीं बेहतर है उनसे। नेचुरल डाइंग की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी है और इतनी ज़्यादा कामयाब भी है, लेकिन फिर भी ये मात खा गई जब सिंथेटिक डाइंग हमारे एग्जिस्टेंस में आया। सिंथेटिक डाइंग 19th सेंचुरी में आया था। विलियम हेनरी पर्किन ने एक्सीडेंटली इसकी खोज कर ली थी और मूव डाई, जो कलर है मूव, वो डाई उन्होंने इन्वेंट कर ली थी। लेकिन उसका असर ये हुआ कि वो डाई इन्वेंट हो गई और लोग इतने खुश हो गए, फिर उन्होंने और केमिकल डाइज़ और सिंथेटिक डाइज़ बनाना शुरू कर दिया। और वो क्योंकि एक तो इनएक्सपेंसिव थी, इजी टू यूज़ थी, प्रोडक्शन इजीली हो जाता है सिंथेटिक डाई से, जल्दी हो जाता है, तो वो सब का बेनिफिट लेते हुए इंडस्ट्रीज़ ने, लोगों ने सिंथेटिक डाई को प्रेफर करना शुरू कर दिया और नेचुरल डाई को ऑलमोस्ट भूल गए। और अब नेचुरल डाई इंडिया में सांगानेर में भी प्रैक्टिस होती है, गुजरात में भी प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ भी लोग इससे परेशान हैं कि लोग ज़्यादा ख़रीद नहीं रहे हैं नेचुरल डाइज, या मार्केट भी डाउन चल रहा है, तो फिर से वहाँ भी कुछ आर्टिजन्स जो है नेचुरल छोड़ के सिंथेटिक पे आ गए हैं। और ये सब चीज़ों का प्रभाव हमारे नेचर पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब हम सिंथेटिक्स यूज़ करते हैं तो हमारे कपड़ों को तो सुंदर बनाते हैं, लेकिन जो उसका वेस्ट है वो सारा का सारा नदियों में जाता है। उसके जो वेस्ट पाइप्स हैं वो अल्टीमेटली सारा का सारा केमिकल वाटर वेस्ट लेके और नदियों के पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। और इसीलिए जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, जिन जिन एरियाज़ में, जिन सिटीज़ में या जिन स्टेट्स में, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। ना सिर्फ वाटर पोल्यूशन बल्कि एयर पोल्यूशन भी। और सिंथेटिक डाइज़ अपना बेनिफिट तो दिखा रही हैं लोगों को, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसी डाइज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, इसमें और दूसरे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जो डाइज़ हैं उनके ऊपर बैन लग गया था, क्योंकि एज़ो डाइज़ में ऐसे डेंजरस केमिकल्स थे, हार्मफुल केमिकल्स थे, जो कि हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे थे, बहुत सारी बीमारियों को बर्थ दे रहे थे, उनको जनरेट करने में हेल्प कर रहे थे। और क्योंकि हमारे स्किन के साथ ही हमारे फैब्रिक लगे होते हैं, तो जब हमें पसीना आता है, यानी कि जब पर्सपिरेशन होता है, तो ईज़िली वो डाइज़ हमारे स्वेट से मिलके, हमारे पसीने से मिलके हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी तक पहुंचकर हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए केमिकल डाइज़ के फ़ायदे जितने हैं उससे कहीं बड़े उसके नुकसान भी हैं। और नेचुरल डाइज़ में मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पहली डाई है यानी कि टर्मरिक, उसके फ़ायदे आप सभी को मालूम ही हैं। जो हमारी दूसरी डाई है कॉफ़ी के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि कॉफ़ी ना सिर्फ पीने के बहुत फ़ायदे हैं बल्कि स्किन के ऊपर अप्लाई करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। और ये हमें पता चलता है 2015 की एक रिसर्च से जो जापान में हुई थी। और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉफ़ी अगर हम डाई की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो हेल्प करती है सन की, यानी कि सूरज की यूवी अल्ट्रा वायलेट रेजेस से हमें बचाने में, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस को वो ब्लॉक कर देती है। और ये समझिए कि 90 to 98% तक वो हमारी स्किन तक आने से यूवी रेजेस को रोक देती है। और यूवी रेजेस हमारी स्किन के लिए ऑफ कोर्स ख़तरनाक हैं, आप सभी को मालूम है कि कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं यूवी रेज़। तो उससे हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट करती है, ये उस रिसर्च में पता लगा है। उस रिसर्च में उन्होंने कॉफ़ी वेस्ट से, अभी जापानीज़ इसको बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जितने भी कॉफ़ी वेस्ट हैं, यानी कि जो बची हुई कॉफ़ी होती है कैफ़ेज़ में, जो कॉफ़ी ग्राउंडेड कॉफ़ी होती है उसको लोग छान के पीते हैं,
तो जो छनी हुई कॉफ़ी रह जाती है या जो बैग्स होते हैं, कॉफ़ी बैग्स भी अगर होते हैं, तो उनको लेके वो वापस से रीयूज़ कर रहे हैं उनका डाई बनाने में। और उससे जो तैयार डाई है उससे उन्होंने एक वूल फैब्रिक यानी कि जो प्योर वूल फैब्रिक था उसको डाई किया था। और डाई के बाद जब उसको टेस्टिंग में लाया गया तो ये रिज़ल्ट सामने आए। एक सर्वे किया गया और टेस्ट किया गया तो ये पता लगा कि ये यूवी रेजेस को 98% तक ब्लॉक कर सकता है। तो इस तरह की रिसर्चेस जब होती हैं वो हमें और हेल्प करती हैं इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने में, इनको और डेवलप करने में। तो जो नेचुरल डाइज़ हैं वो उनकी जो अपनी खूबियाँ हैं वो हमारे को जानना इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी कॉफ़ी है, आजकल आप देख रहे होंगे, एड्स देख रहे होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक के शौकीन नहीं हैं तो भी आप एड्स देख रहे होंगे कि आजकल कॉफ़ी मास्क बहुत फेमस हो रहे हैं। कॉफ़ी हमारे कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि कॉफ़ी हमारी स्किन के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव डालती है, हमारी स्किन के ऊपर भी उसका काफ़ी अच्छा असर दिखता है। उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसको काफ़ी हेल्पफुल बनाती हैं हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कॉफ़ी के बारे में बताऊं कि कॉफ़ी ओडर न्यूट्रलाइज़र होता है। यानी कि जो भी महक है आपके कमरे में या आपके हाथों में, किसी भी तरह की महक है, चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। यानी कि उसकी कॉफ़ी की जो स्मेल होती है वो इतनी डोमिनेटिंग होती है कि वो दूसरी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए हमने रीसेंट रिसर्चेस में देखा है, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बार सुना है, सेमिनार्स में बहुत बार इसके बारे में डिस्कशंस हुए हैं कि ख़ास तौर से स्पोर्ट्स वेयर में अब बहुत सी ब्रांड्स इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं कि वो कुछ पोर्शंस अपने टी शर्ट के, स्पोर्ट्स वेयर टी शर्ट्स जो होती हैं या जो दूसरे आउटफिट्स होते हैं, उसमें कहीं कहीं पे कॉफ़ी से ट्रीट करके कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि उन जगहों पे जहाँ ज़्यादा पसीना आता है, जैसे कि हमारी आर्मपिट्स हैं या वेस्ट एरिया है जहाँ पे हमें पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वहाँ पे कॉफ़ी से ट्रीटेड हो वो फैब्रिक। तो हमारी जो पर्सपिरेशन की स्मेल है वो हमें परेशान ना करे या हमें इरिटेट ना करे या हमारे आसपास के लोगों को इरिटेट ना करे। हम केमिकल बेस्ड परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, डिओड्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पर्सपिरेशन की स्मेल है या बदबू है वो दूसरों तक ना पहुँचे और हमें भी ना आए, ताकि वो हमें इरिटेट ना करे। और इसी चीज़ के लिए आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी टी शर्ट को कॉफ़ी में डाई कर सकते हैं, अपने हैंकरचीफ्स को कॉफ़ी में डाई कर सकते हैं, और आपके जो दूसरे आउटफिट्स हैं उसको कॉफ़ी में डाई कर सकते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ कॉफ़ी में डाई करना है और आपकी जो ओडर न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी है कॉफ़ी की वो आपको फ़ायदा पहुंचा देगी। आपकी टी शर्ट से आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा और उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमेशा आपकी स्किन पे रहेंगी। आप सुबह योगा करें, आप जॉगिंग पे जाएँ, आप एक्सरसाइज करें, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी वहाँ आप उस टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या उस कुर्ती का या उस टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने अपनी कॉफ़ी से डाई किया है। और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ नहीं, वो बड़ा प्यारा एक पेस्टल शेड भी देती है कॉफ़ी, हल्का सा स्किन कलर, बेज कलर, आप जो भी बोलना चाहें इसको। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है कलर, तो वो कलर आपको मिल जाता है और साथ ही आपको उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का भी फ़ायदा होता है। फिर हम तीसरी डाई की बात अगर करें तो अनियन पील्स की बात करें हम। अनियन पील्स में जितना ज़्यादा फ्लेवोनाइड्स होते हैं वो अनियन के अंदर नहीं होते हैं, और फ्लेवोनाइड्स हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो भी एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि मैं स्किन की स्पेशली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें हम अभी डाई करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट हमारी स्किन से रखेंगी। तो हमारी स्किन के ऊपर उसके क्या बेनिफिट्स हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो हमारी स्किन के ऊपर उसके काफ़ी
बेनिफिट्स हैं। ऑक्सीडेंट्स होने के कारण वो हमारे को अपनी जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। और साथ ही बड़ा प्यारा कलर भी देते हैं अनियन पील्स। और कलर की अगर हम बात करें तो जो कलर्स होते हैं वो कई बार हमारे प्री ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम मॉर्डेंटिंग करते हैं, अभी जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे उसमें हम मॉर्डेंट करेंगे। मॉर्डेंट एक तरह का प्री ट्रीटमेंट है। मॉर्डेंटिंग और मॉर्डेंट्स जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनको ट्रीट करने में। और इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये उसकी कलर फास्टनेस बढ़ाती हैं, वॉश फास्टनेस भी काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट जो होते हैं वो हमारे कपड़े को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्बेंट बना देते हैं। और उनका जो एक रिएक्शन होता है केमिकल डाइज से, वो उन कलर्स को और ज़्यादा पक्का और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और कई बार अलग अलग मॉर्डेंट अलग अलग डाइज के साथ मिलके नए नए कलर्स बना देते हैं। कई बार हम अलग अलग मॉर्डेंट्स को एक ही डाई में डालते हैं तो भी हमें नए शेड्स या नए कलर्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से हम आज जो मॉर्डेंट यूज़ करेंगे वो हम फिटकरी यूज़ करेंगे। मॉर्डेंट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। मैं हमेशा ऑप्ट करती हूँ नेचुरल मॉर्डेंट्स के लिए, क्योंकि आई एम अ नेचर लवर। मुझे नेचुरल डाइंग अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको पूरी तरीके से नेचुरल ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आज तो हम फिटकरी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास घर में फिटकरी अवेलेबल है। बाकी और दूसरे मॉर्डेंट्स हैं जैसे कि हरड़ है और अनार के छिलके हैं। अनार के छिलकों को सुखाकर भी आप उसको पानी में बॉईल करके भी मॉर्डेंट बना सकते हैं। तो ये 3 बड़े बेसिक मॉर्डेंट हैं जो आपको इस समय आपके घर में मिल सकते हैं। हरड़ भी बहुत लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। आजकल जो लोग आयुर्वेदा पे ज़्यादा बिलीव करते हैं वो बहुत हरड़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको हर्र भी बोलते हैं काफ़ी जगहों पे। तो उसका भी आप बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको पानी में बॉईल करना है और आपका मॉर्डेंट के लिए सॉल्यूशन या जो आपका लिक्विड है वो रेडी हो जाएगा। मॉर्डेंट के लिए आप फैब्रिक को डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं और अनार के छिलकों को भी सुखाकर आप मॉर्डेंट बना सकते हैं। उसी तरह आप फिटकरी से भी बना सकते हैं और उसके बाद आप फिर डाई बना सकते हैं। फिर हमारी तीसरी डाई के बाद हम बात करते हैं टाइंग की। तो टाइंग का जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम 3 टाई के मेथड्स यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे मॉर्डेंट और मॉर्डेंट के बाद फिर हम टाइंग के प्रोसेस पे जाएंगे और उसके बाद हम डाइंग करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर डेमोन्स्ट्रेशन सेशन। और आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से वॉच करें ताकि आपकी कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द इंट्रोडक्शन। और अब हम चलते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन क्लास की तरफ। तो डाइंग से पहले हमारे लिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए ज़रूरी है मॉर्डेंट का इस्तेमाल करना। यानी कि जब हम फैब्रिक को डाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें उसका एक प्री ट्रीटमेंट करना है, जिसके लिए हमें एक नेचुरल मॉर्डेंट यूज़ करना है, जैसे कि सॉल्ट होता है। तो ये सॉल्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारा नॉर्मल खाने वाला सॉल्ट नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिटकरी। हालांकि हम केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे घर में जो अवेलेबल है हमें उसे यूज़ करना है, तो यहाँ मैं फिटकरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम एलम बोलते हैं। ये एक एल्युमिनियम का सॉल्ट होता है और इसको मैं पानी में बॉईल करूँगी और फिर उस पानी में हम अपने जो ये फैब्रिक है, वाइट फैब्रिक है, इसको हम उसमें डुबो देंगे, थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे। इससे मॉर्डेंट करने से हमारे जो कलर की फास्टनेस है, यानी कि वो ज़्यादा गहरा ब्राइट आता है और काफ़ी टाइम तक रुकता है, कपड़े पे धोने से जल्दी से निकलता नहीं है। उसके लिए हम मॉर्डेंट करते हैं। अगर आपके घर में फिटकरी नहीं है तो आप अनार के सूखे हुए छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अनार खाएं, उसके छिलके बचे हुए हों, उसको आप सुखा लें और फिर उसके बाद उससे पानी में बॉईल करके उसके पानी में भी इसको हम डिप करके मॉर्डेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक वेसल में पानी रखा हुआ था और ये ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है
और इसमें मैं मॉडर्न करने के लिए इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा ले रही हूँ। ये मेरे पास टुकड़ों में अवेलेबल है। इसमें ये बंधे हुए टुकड़े हैं इसके। आप इसके पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर भी अवेलेबल होता है मार्केट में। तो फ़िलहाल मैं इसमें एलम डाल के इसको मॉडर्न के लिए तैयार कर रही हूँ। उसको मैं बॉईल कर रही हूँ और इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे, जब तक कि ये पूरी तरीके से इसमें घुल नहीं जाता, डिज़ोल्व नहीं हो जाता, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। इसमें फिटकरी काफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व भी हो गई है। और यहाँ मैं फैब्रिक को, जो हमारे पास अनडाइड फैब्रिक है, इसको मैं अच्छे से इसमें डिप कर रही हूँ। मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है और इसमें मैं जितना भी फैब्रिक है जो मुझे आगे के लिए डाई करना है, चाहे वो मुझे किसी भी डाई में डाई करना हो, उसके लिए एक ही मॉडल काफ़ी है। अपने सारे फैब्रिक्स इसी में एक बार में डिप करके और इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको इसमें छोड़ देंगे। और मैं यहाँ फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि ये अच्छे से इसमें डिप हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए इसमें मॉडर्न। और फिर उसके बाद मैं इसको ड्राई कर दूँगी। अभी हम डाइंग से पहले का जो प्रोसेस है, यानी कि जो टाइंग का प्रोसेस है, जो बांधने का प्रोसेस है, हम उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि हमें, जैसे आप लोग जानते हैं, टाई डाई होता है, उसमें टेक्निक होती है टाइंग की। तो उसको हम हिंदी में बंधेज, बांधनी बोलते हैं। जो हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं टेक्निक्स, उसको बंधेज बोलते हैं या बांधनी बोलते हैं। और जो जापानीज़ टेक्निक है वो है शिबोरी। जापान में कुछ अलग तरीके से इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया जाता है और उसको शिबोरी बोलते हैं। तो हम दोनों ही तरह की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस के साथ नहीं, लेकिन हम उसके जो बेसिक हैं टेक्निक्स, उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो आप यहाँ पे वीडियो में ऑलरेडी देख रहे हैं, मैंने क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ रबर बैंड्स चाहिए, कुछ चिक पीस चाहिए। आप इनकी जगह पर्ल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में मोती हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिक पीस नहीं है तो कोई भी गोल चीज़ जो लगभग इस साइज़ की हो, तो वो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े कम से कम पर्ल्स आपके हों। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक नीडल है, एक थ्रेड है, थ्रेडर भी रखा हुआ है मैंने। अगर आपके पास थ्रेडर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका थ्रेड है, यानी कि जो आपका धागा है, वो पॉलिएस्टर का होना चाहिए, कॉटन का नहीं। ये धागे जो हैं ये कॉटन के हैं, ये इस तरह के जो आते हैं धागे, ये कॉटन के होते हैं। इनको आप ठीक से देख लें कि आप कौन सा धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पॉलिएस्टर थ्रेड लेना है, क्योंकि अगर आप कॉटन का धागा ले लेंगे, पॉलिएस्टर का नहीं लेंगे, तो जो रंग है, जो कलर है डाई का, वो उन जगहों पर भी चढ़ जाएगा जहाँ पे वो धागा बंधा हुआ है। जबकि हमें धागा बांधना इसलिए ताकि उस जगह पर कलर ना आए और वो अच्छे से पैटर्न्स बन जाए वहाँ पे। उसके साथ ही हमें एक रूलर या स्केल चाहिए होगा। आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। और पेंसिल की ज़रूरत है हमें मार्किंग के लिए। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे हमारा रेडी फैब्रिक है। इसको मैंने मॉर्डेंट कर दिया है, डाई ये सूखने के बाद ये मॉर्डेंट होके रेडी हो गया है। तो उसके बाद हम इसमें शिबोरी या टाइंग की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम वो टेक्निक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताती हूँ जो हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, बांधनी या बंधेज। तो ये हमारे पास फैब्रिक है। अब इसमें हम बांधनी के लिए जनरली हमें स्केल की छोटे जगह पे, छोटे फैब्रिक पे ज़्यादा स्केल की इस समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बस एक इसका सेंटर ले लेना है, मार्क कर लेना है और उसी तरीके से इसके
चारों साइड पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये ध्यान रहे आपको कि जो 4 साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोने में ना हो, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे वो पर्ल या जो चिकपी मैंने रखी थी, छोले के दाने रखे हुए थे, उसको यहाँ पे बांधना है। तो उसको ऐसे इकट्ठा करके बांधना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे साइड्स में फैब्रिक की ज़रूरत है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें हम ये साइड में जगह छोड़ दें। ये हमारी मार्किंग अब हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइंग का प्रोसेस। और अब हमारे डाइड फैब्रिक्स जो हमने डाई किए थे डाई के अंदर, वो सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, रेडी हैं। एंड सरप्राइज सरप्राइज, इतने सारे कलर्स मिल गए हैं हमें। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि हमने जो अनियन पील से कलर किया था वो आया है हमारा ऑलिव ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन का एक बहुत ही ट्रेंडी शेड है ये, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और हम शुरू करते हैं टर्मरिक से, जो हमने सबसे पहले डाई किया था, डाई बनाया था और फिर डाई किया था, उससे ये कलर आया है। तो इसका अभी पोस्ट ट्रीटमेंट बाकी है, यानी कि इसे हमें अभी विनेगर में डिप करना बाकी है। ये हमने डाई किया था मॉडर्न करके, और उसके बाद इसको हमने सुखा दिया था। तो अब ये सूख गया है और इसका बहुत ही ब्राइट येलो कलर आया है। उसके बाद सेकंड डाई है हमारी कॉफ़ी से हमारा एक ये लाइट बीच कलर आया है। बड़ा ही प्रिटी कलर है ये, और समर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट कलर है। आप इसको समर्स में टी शर्ट्स पे डाई करके पहन सकते हैं, कुर्तीज़ पे डाई कर सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा एक आपको यहाँ पे कलर मिला है। और अगर अनियन की बात हम करें, अनियन पील की, तो बड़े प्यारे प्यारे 2 ग्रीन कलर्स निकले हैं इसमें से। अब ये 2 कलर कैसे निकाले हैं मैंने, ये कलर जो है डार्क शेड जो है ऑलिव ग्रीन का, ये आया है क्योंकि मैंने इसको हाफ एन आवर से ज़्यादा, यानी कि लगभग 40 मिनट्स तक इसको मैंने डिप कर दिया था अनियन पील की डाई में। और ये जो है ये लाइट शेड है ग्रीन का ही। तो ये एक मेरे पास ऐसे रफ़ स्वॉच बचा हुआ था कपड़ा, तो मैंने उसको ऐसे ट्रायल के लिए इसमें डिप करके जस्ट 5 मिनट्स के बाद निकाल लिया था। तो ये एक लाइट शेड ग्रीन का हमें मिल गया है यहाँ पे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा ये ग्रीन कलर क्यों आया। क्योंकि हमारी जो डाई है वो तो ऑरेंजिश रेड कलर की थी, और जनरली तो कलर जो है वही आना चाहिए फैब्रिक पे, लेकिन ये इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको मॉडर्न किया था एलम में, यानी कि फिटकरी में। और जो अनियन पील के एक्सट्रैक्ट का या डाई का जो रिएक्शन था एलम पे, उसने इसको टर्न कर दिया ऑलिव ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे ये हमें ऑलिव ग्रीन कलर मिल गया है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने मॉडर्न एलम की बजाय हरड़ से किया होता, यानी कि फिटकरी की जगह हमने हरड़ यूज़ किया होता, और उससे मॉडर्न करने के बाद हमने अनियन पील से डाई किया होता, तो ये बहुत ही लाइट पीच कलर आता, पिंकिश पीच कलर आता अनियन पील का। तो ये डिफरेंस है जब हम मॉडर्न अलग अलग यूज़ करते हैं और फिर डाई करते हैं, तो अलग अलग मॉडर्न का असर कई बार अलग अलग शेड्स लेके आ जाता है, अलग अलग कलर्स लेके आ जाता है सेम डाई में। तो ये हमारे पास फाइनल प्लेन कलर्स के स्वॉचेस हैं, जिन्हें हमने अभी विनेगर में नहीं डाला है, और ये भी फाइनल स्वॉचेस नहीं हैं। मैं आपको एक टर्मरिक का स्वॉच दिखा देती हूँ, जो हमने टाई करा था ऐसे जगह जगह बांध के। टाइंग के दौरान हमने इसको किया था। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला जो मैंने आपको एक टाई बताया था, ये वो है। और ये फाइनली वॉश्ड सैम्पल है, यानी कि इसको हम विनेगर में डिप करके वॉश कर चुके हैं और सुखा चुके हैं, और इसकी जहाँ जहाँ पे टाई किया था वो हम खोल चुके हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक कंसेंट्रिक रिंग्स का पैटर्न बन गया है इसके ऊपर। और ये बहुत ही बेसिक टाई डाई टेक्निक है जो हमने करी थी, जो मैंने आपको बताई थी टाई डाई टेक्निक बताते वक्त।
तो ये फाइनली जो है ऐसा कलर आएगा टर्मरिक का। ये अभी थोड़ा सा एक्सेस डाई इसके अंदर है, और जब हम इसको विनेगर में डिप करेंगे और फिर वॉश करेंगे तो एक्सेस डाई निकल जाएगा और आपको ओरिजिनल कलर मिलेगा। और उसके बाद आपका कलर ब्लीड नहीं होगा, यानी कि उसके बाद आप जब भी धोएंगे तो ये कलर निकलेगा नहीं। तो अभी हम आपको प्रोसेस करके बता देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जस्ट एक कोई भी आपका डाइट फैब्रिक जो है उसको लेना है, और इसमें अब हम थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। इतना विनेगर डालेंगे कि ये अच्छे से भीग जाए, यानी कि टिक जाए। बस जस्ट इसको हम निचोड़ के मैं अभी इसको एक बोल में रख रही हूँ ताकि हम और दूसरे सैम्पल्स भी कर लें। इसको भी मैंने एक बार विनेगर से निकाल दिया। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं हो रहा है कलर। अब जो एक्सेस कलर है वो तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनको मॉडर्न कर लिया था, यानी कि हमने पहले से इसको ट्रीट कर लिया था। तो इसकी जो कलर फास्टनेस थी, वॉश फास्टनेस थी, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से हम जो है सारे सैम्पल्स इसमें विनेगर में एक बार डिप कर करके और इसको स्क्वीज़ करके इसका एक्स्ट्रा विनेगर निकाल के रख लेंगे, और सारे सैम्पल्स को फिर हम सिंपली वॉश कर लेंगे सोप से या फिर डिटर्जेंट से। हम टाइम का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक चिकपी ले ली है, यानी कि एक छोले का दाना ले लिया है, और जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हम इसको एग्जैक्टली प्लेस कर देंगे। इसके बाद हमें इसे वहीं से पकड़ के उठा लेना है पीछे से, और यहाँ पे मैं रबर बैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको बांधने के लिए। आप लोग अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप इसके जगह पे धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिएस्टर थ्रेड। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डाई को उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर दे फैब्रिक पे, वो हमारे काम नहीं आएगी। हमें ऐसी चीज़ बांधनी है यहाँ पे जो डाई को कपड़े तक पहुँचने से रोके, और इसको बहुत ही टाइटली बांधना है। जो हमारा रबर बैंड है उसको भी बहुत ज़्यादा टाइट बांधना है ताकि कलर के अंदर जाने की बिल्कुल भी जगह ना बचे, बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो। देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया। इसी तरह से हम बाकी 4 कोनों पे भी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो फैब्रिक का या आपके कपड़े का उल्टा साइड है, मार्किंग वहाँ लगाएं, और फिर वहाँ से आप दाना रख के उसके सीधी साइड की तरफ इसको टाई करें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ कि हमारे दाने के जो साइज़ेस हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रेडी सैम्पल है डाई किया हुआ जो बंदेज का है। इसमें हम 2 तरीके के डिज़ाइंस देख सकते हैं, एक जो बड़ा है और एक ये जो बहुत छोटा है।
तो ये इस वजह से आया है क्योंकि इसमें जो चीज़ें इंसर्ट करी गई थी, यानी कि जो बांधने से पहले इसके अंदर दाना रखा गया था, उसका साइज़ अलग अलग था। ये बहुत बड़ी किसी चीज़ में बांध करके इसको टाई किया गया है। तो इसके अंदर हमने ज़्यादा बड़ा दाना डाला था और उसके बाद इसको टाई किया था, काफ़ी लंबा टाई किया था, यानी कि काफ़ी देर तक टाई किया था। और इस वजह से ये थोड़ा मोटा और बड़ा सर्कल आया है इसमें, आप देखिए। और यहाँ पे एक छोटा बारीक दाना, शायद दाल के बराबर, जो दाल होती है हमारी, साबुत दालें होती हैं, उसमें मूंग दाल का जो साबुत दाना होता है उसके बराबर समझ लीजिए कि उसको डाल के इसको टाई किया गया था। हालांकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास इन सब चीज़ों के सब इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ये दाल के दाने और इससे टाई नहीं करते, क्योंकि उनको तो प्रोडक्शन के लिए टाई करके रखना पड़ता है और वो टाई करा हुआ काफ़ी दिनों तक रखना पड़ता है। तो इस वजह से वो लोग अपने इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग अभी घर में हैं, लॉकडाउन में हैं और ऐसे सभी लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो हमारे को जो हमारे पास घर में सामान है उसी का इस्तेमाल करके ये टाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप चारों कोनों पे टाई कर लेंगे और एक सैंपल आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली डाइंग में डाल सकते हैं। हमारी जो दूसरी टेक्निक है टाइंग की, उसके लिए भी हमें एक सेंटर लेना है अपने फैब्रिक का, जो कि मैंने ऐसे फोल्ड करके यहाँ से नाप के और ऐसे करके इसका एक सेंटर बना लिया था। तो वो ये सेंटर है। आप इसको 4 कोने फोल्ड करके भी इसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो बीच में से हमें इसको पकड़ना है ऐसे करके। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हुए और सबसे ऊपर एक ये छोटा हिस्सा छोड़ के ये रबर बैंड हम लगा देंगे। हमें बहुत थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है, इतना, बस इतना सा। और इसको आप, क्योंकि छोटा सा हिस्सा है इसलिए ज़्यादा देर तक टाई करना पड़ रहा है। दूसरा एक मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आपको जो रबर बैंड्स लेने हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, वरना आप टाई करते रह जाओगे और फिर वो बहुत ज़्यादा टाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वो बंध जाएगा और वो हमारे डिज़ाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो आप इसमें छोटे रबर बैंड्स का इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और वो जल्दी से बंध भी जाएंगे, प्लस हमारा जो डिज़ाइन है उसके लिए वो परफेक्ट रहेंगे। हम एक ये नए पैटर्न के लिए इसको टाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऊपर से नीचे थोड़े थोड़े गैप्स पर ये रबर बैंड्स बांधे हैं और बहुत टाइट करके बांधे हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं डाला। आप चाहें तो ऊपर अपनी हेल्प के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसमें एक दाना डाल सकते हैं, छोले का या किसी छोटी चीज़ का दाना इसके अंदर डाल के और फिर टाई कर सकते हैं, आपको पकड़ने में आसानी होगी। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत आसान है इसको करना। इसीलिए मैं आपको ये उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन्होंने कभी टाई डाई किया नहीं है, उनके लिए बहुत आसान टेक्निक है, तो ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बताई है। और इससे जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो कंसंट्रिक सर्कल्स का बनेगा, यानी कि एक सर्कल के बाहर एक सर्कल और उसके बाहर और एक सर्कल, यानी कि जितने हमने रबर बैंड्स लगाए हैं उतने सर्कल्स बनेंगे। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा और ऐसे करते करते ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है डिज़ाइन, बेसिक सा है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको घर पे ट्राई करो,
लेकिन इससे डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है। आप अपने हैंकरचिप्स पे कर सकते हो, अपने स्कार्फ्स पे कर सकते हो, अपने दुपट्टे पे कर सकते हो या टी शर्ट्स पे भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं थोड़ी सी एडवांस टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है शिबोरी, जो जापानीज़ टेक्निक है। ठीक है, आप लोग काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि मैंने पेंसिल और रूलर का इस्तेमाल नहीं किया है, नीडल और थ्रेड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब टाइम है इन सभी चीज़ों का यूज़ करने का। हम एक फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से इसलिए करके रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो मैंने इसमें काफ़ी सारा कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये कैसे किया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये फैब्रिक लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इस फैब्रिक पे ये रूलर रख के ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसमें किया है। यहाँ पे रख के रूलर, और फिर उसके बाद आप इस पेंसिल से ऐसे स्ट्रेट लाइन इसके किनारे किनारे ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेन का ना करें, क्योंकि पेंसिल का दाग धोने से चला जाएगा, पेन का नहीं जाएगा। तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पर यहाँ पे आप मार्किंग कर लें। जहाँ पे आपको जितने लंबे स्टिचेस चाहिए उतनी लंबी आप मार्किंग कर लें। 1 सेंटीमीटर काफ़ी होता है, वैसे आप आधा इंच भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप कितनी दूर दूर यहाँ पे स्टिचेस लगाना चाहते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी मार्किंग की है। मुझे जैसे स्टिचेस चाहिए थे, इसमें लंबे टाँकों की ज़रूरत है और रनिंग स्टिच करना है हमको, तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा दूर दूर पे मार्किंग करें। और मार्किंग इसलिए ज़रूरी है कि उस वक्त आपको फिर सुई चलाने में, नीडल चलाने में इजी होगा, आसानी होगी, क्योंकि आपके पास मार्किंग होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे हमें सुई चलानी है। अब आते हैं कि हमें सुई और धागा कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें हम थोड़ा मोटा धागा लेंगे। हमारे पास मोटा धागा रेडी अवेलेबल नहीं है, ये पतला धागा अवेलेबल है। तो इसमें हम इसको डबल करके, यानी कि दोहरा करके इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने ये धागा डबल कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये डबल करके धागा ले लिया है। मैं इसको नीडल में डाल दूँगी। अभी थोड़ा मोटा हो गया है, तो इसमें मैं थ्रेडर का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। काफ़ी लोगों को आपके घर में परेशानी होगी, आईसाइट की प्रॉब्लम होगी, तो इतना मोटा धागा सुई में डालना आसान नहीं रहता है कई लोगों के लिए। तो आप लोग थ्रेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह का थ्रेडर आता है, जिसमें ये आगे एक ये इस तरीके का थ्रेड डालने के लिए एक लूप जैसा बना रहता है, और इसको आप बड़ी आसानी से अपनी सुई में डाल दीजिए। सुई का जो होल है, नीडल का जो होल है, उसमें डाल दीजिए, उसकी आई में। और उसके बाद इसमें से आप आसानी से थ्रेड पास कर सकते हैं। थ्रेड पास करने के बाद जब ये लूप में आ जाता है तो इसको हम फिर नीडल से बाहर खींच लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये नीडल में से निकल गया। तो अभी तो हमने खैर वो अपना थ्रेड डाल दिया है, ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देती हूँ। यहाँ पे हमारी नीडल और थ्रेड जो है वो रेडी है। थ्रेड के एंड में हमें ये एक गांठ लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा जो स्टिचिंग है, जो हम यहाँ से इसको ऐसे करके स्टिच करेंगे, तो यहाँ पे ये गांठ अटकेगी नहीं और ये धागा आराम से निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ना स्टिचिंग का काम। तो मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है
देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं, मैं वहाँ वहाँ पे इसकी मार्किंग पे ही नीडल चला रही हूँ। आप इसको फ्रेम में लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेम में आपको इजी रहेगा नीडल चलाना। और यहाँ पे जब हमने इसको इतना सिल लिया है, इतना हमने इसमें स्टिचेस लगा लिए हैं, तो हम आराम से इसको थोड़ा पुल करके देख सकते हैं कि हमारे स्टिचेस अच्छे से आ गए हैं। इसी तरीके से हमें ये पूरे फैब्रिक पे करना होगा, यानी कि जो 2 लाइन बची हैं उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे आ गया है। यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मैंने थोड़ा थ्रेड छोड़ा है। तो अब हमें इस थ्रेड को बिल्कुल आखिर से कट करना है, जहाँ पे हमारी नीडल है। और अब हम इसमें से नीडल को निकाल देंगे और हमारे पास ये एक्सेस थ्रेड रह जाएगा। और हमें ये थोड़ा थ्रेड छोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमें इन सारे धागों को पुल करना है, यानी कि खींचना है। तो हमें खींचने के लिए जितने धागा हमारे हाथ में आ सके उतना धागा कम से कम हमें छोड़ना है। और हाँ, हमें इन्हें लास्ट में बांधना भी है। तो हम थोड़ा थोड़ा धागा सब में ही छोड़ दें। आप देख रहे हैं कि मैंने सारे धागे यहाँ जो इसके एंड्स हैं, रॉ एंड्स हैं, उनको सबको ऐसे ही लूज़ छोड़ दिया है। यानी कि थोड़ा लंबा ही धागा लेना है हमें, जितनी हमारी ये एक लाइन है उससे थोड़ा लंबा धागा लेना है, ताकि जब हम स्टिच कर लें तो बाद में एक एक्सेस थ्रेड रह जाए, जिसको हम बाद में काट दें। अब हमारे पास ये सारे स्टिचेस रेडी हो गए हैं, यानी कि जितनी भी हमें स्टिच्ड लाइन बनानी थी फैब्रिक पे वो रेडी हैं। ये पूरा फैब्रिक कंप्लीट हो चुका है। और इसके जो ये एक्सेस एंड्स हैं इनको अब हम पुल करेंगे। धीरे धीरे हम इनको खींचेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं, एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, इनको हम धीरे धीरे पुल करेंगे। सारे स्ट्रिंग से सारे थ्रेड्स पुल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर से और साइड से। ये सारी चीज़ जितना भी फैब्रिक है ये यहाँ पे ऐसे प्लीट्स बन के इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे ये यहाँ से हमने टाइट कर दिया है, तो इसलिए ये ऐसे ही सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे और थोड़ा सा डिटेल्ड डिज़ाइन देने के लिए हम इसमें एनी थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम ये सिंगल थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस क्रॉस बांधने के लिए। तो हम पहले एक बार इसको एक तरफ से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे ये इसी धागे से करती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंगल थ्रेड लेके पहले इसका ये कॉर्नर जो है, एंड जो है, ये मैं इसको टाई कर रही हूँ, अच्छे से बांध रही हूँ। इसके 2 एंड्स हैं, तो एक एंड पे, एक सिरे पे मैं ये धागा अच्छे से लपेट दूँगी, ताकि ये यहाँ से मज़बूत हो जाए और यहाँ से फिर हिले नहीं। उसके बाद मैं एक एक करके इस तरह से इसको बांधूंगी। ये फैब्रिक रेडी है, इसको मैंने बांध दिया है अच्छे से।
ये मैंने किया हुआ था पहले से, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बांधने के बाद पहले मैंने इसको ऐसे करके स्पाइरल किया और फिर वापस यहाँ से इसको क्रॉस ले जाते हुए ऊपर की तरफ मैंने इसको बांधा, और इस तरीके से यहाँ पे ये एक क्रॉस जैसा इफ़ेक्ट आ गया है इस धागे का। इसको हम फिर सीधे डाई में डिप कर सकते हैं। ये एकदम रेडी है। आज हम जो सबसे पहली डाई बनाने जा रहे हैं वो है हल्दी से, यानी कि टर्मरिक से। तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये हल्दी लिया है, एक विनेगर का बॉटल लिया है जिसमें विनेगर है यानी कि सिरका है, एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा एलम यानी कि फिटकरी लिया है, एक स्ट्रेनर लिया है छानने के लिए डाई को, एक स्पून जिससे हम क्वांटिटी नापेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमें हल्दी डालनी है, और ये फैब्रिक है जो कि मैंने रेडी किया हुआ है, और ये कुछ हमने टाई किया हुआ है फैब्रिक जिसको हम टाई डाई इफ़ेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें डाई को पानी में बॉईल करना पड़ता है पहले, यानी कि हमारा जो इंग्रेडिएंट है हल्दी उसको हमें पानी में बॉईल करना पड़ता है। इसके लिए हमने ये सेटअप बना रखा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पहले ही एक वेसल में एक छोटे से पैन में मैंने पानी रखा हुआ है और थोड़ा गरम भी हो गया है, वो थोड़ा सा बॉईल हो रहा है। और इधर मैंने एक खाली बोल लिया हुआ है जिसमें कि जब डाई बॉईल हो जाएगी तो उसको हम इस साफ़ बर्तन में स्ट्रेन कर लेंगे ताकि हम उसमें अपने कपड़े को डिप कर सकें। पानी काफ़ी हद तक बॉईल हो चुका है और अब टाइम है इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी को ऐड करने का। तो हम अपने स्पून से इसमें हल्दी को ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने फैब्रिक या जो भी आपको कपड़ा डाई करना है उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे छोटे सैम्पल्स डाई करने हैं, एक छोटे हैंकी के जितना ये फैब्रिक है, तो इतने छोटे छोटे सैम्पल्स डाई करने के लिए मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ज़्यादा पानी नहीं लिया है क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगा। और इस समय इमरजेंसी का टाइम है, लॉकडाउन का समय है, तो हमें इन सब रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है कि हम इन्हें ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा वेसल और बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया है, और लगभग आधे से 1 लीटर पानी आप ले सकते हैं। और इसमें हम टर्मरिक ऐड कर रहे हैं। इसमें मैं 4 चम्मच टर्मरिक ऐड कर रही हूँ। आप कलर को गाढ़ा या हल्का रखने के हिसाब से भी टर्मरिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये बॉईल हो रहा है, अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि सारा टर्मरिक का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल के पानी में आ जाए, और इसको हम थोड़ा सा बॉईल करते रहेंगे 5-10 मिनट के लिए। देख रहे हैं इसमें हल्का सा ऑरेंजिश कलर आ गया है, हालांकि ये डाई के बाद थोड़ा सा फैब्रिक पे हल्का दिखेगा, इतना डार्क नहीं दिखेगा। करीब 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इसमें हल्दी ने अपना कलर काफ़ी अच्छे से छोड़ दिया है, इसका एक्सट्रैक्ट आ गया है। और मैं ये फ्लेम आप बंद करके और इसको ध्यान से ये स्ट्रेनर के थ्रू
इस बोल में छान दूंगी। बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज सा कलर आ गया है हल्दी का। और इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि आपकी हल्दी किस क्वालिटी की है, कलर उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने ये बहुत ही प्योर फॉर्म लिया है, ये पैकेट वाली हल्दी नहीं है। ये मैंने जो हल्दी गार्डन में होती है या खेत में होती है, उसको वहाँ से उठा के सुखा के और उसको पीस करके ये हल्दी निकाली थी, इसका पाउडर बनाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं ये वाला प्रोसेस। आप अपनी पैकेट वाली हल्दी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैकेट वाली हल्दी भी जो अच्छी ब्रांड की होती है उसमें भी इसी तरीके की प्योरिटी आपको मिल जाएगी। जो हमने स्ट्रेन किया है डाई टर्मरिक का, हल्दी का, उसको भी हम थोड़ा बॉईल करेंगे। और इसको मैंने ऑलरेडी फ्लेम पे सेट कर दिया है और ये गरम हो रहा है धीरे धीरे। और अब हम इसमें अपना फैब्रिक डिप कर देंगे। फैब्रिक को आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे से इसमें डूब जाए, कम ना हो पानी, और इसको भरना नहीं है ऊपर तक कि आपका फैब्रिक बाहर रह जाए। नहीं तो वो जो कलर इवनली आना है, एक जैसा आना है फैब्रिक के ऊपर, वो नहीं आ पाएगा। वो बैचेस ब्लॉक्स हो जाएंगे, वहाँ पे पैचेस हो जाएंगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह का कलर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पानी सफिशेंट हो फैब्रिक को उसके अंदर डुबोने के लिए, कपड़े को पूरी तरह उसके अंदर डुबोने के लिए। और इसको हम 5 मिनट थोड़ा सा फैब्रिक को इसके अंदर बॉईल कर लेंगे। एक बॉईल आने तक, एक उबाल आने तक हम इसको इसमें बॉईल कर लेंगे। ये काफ़ी बॉईल हो चुका है, इसमें एक बॉईल आ गया है। और अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसकी हीट बंद कर देंगे। इसमें मैंने जो टाई किया हुआ फैब्रिक था, जिसको मैंने टाई किया था, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है, ताकि हम इसका टाई डाई इफ़ेक्ट भी देख लें। जो बांधनी का बंधेज का इफ़ेक्ट है वो भी हम देख लें, प्लस जो हमारा प्लेन फैब्रिक है जिसको हमने टाई नहीं किया है, उसके ऊपर भी कैसा कलर आता है, इवनली कैसा दिखता है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है उसके रिज़ल्ट्स देखने के लिए। अब हम इसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए इसके अंदर डिप करके छोड़ देंगे, ताकि कलर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जो हमने डाई प्रिपेयर किया है वो जो फैब्रिक के रेशे हैं, जो उसके फाइबर्स हैं, उसके अंदर तक पहुंच जाए। फैब्रिक को डाई में डिप करे हुए करीब 30 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा हो चुका है। फैब्रिक को हमने जब इसमें डिप किया था तो 30 मिनट पहले किया था। अब 30 मिनट हो चुके हैं लगभग, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना प्यारा सा एक ऑरेंजिश येलो कलर आ गया है। टर्मरिक डाई हमारी तैयार हो चुकी है और हम उसमें से अपने फैब्रिक को डिप करके ड्राई करने के लिए भी डाल चुके हैं। और अब हम अपनी सेकंड डाई बात बनाने के ऊपर आते हैं। हमारी सेकंड डाई बात है कॉफ़ी डाई की, जिससे हम कॉफ़ी से डाई बनाएंगे, यानी कि नेचुरल डाई बनाएंगे। इसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। पानी मैंने ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दिया है। एक खाली वेसल लेना है हमें, और एक उसके अलावा हमें स्ट्रेनर लेना है, यानी कि छन्नी, और एक स्पून लेना है जिससे हम स्टिर कर सकें। मैंने यहाँ पे कॉफ़ी के सैशेज़ लिए हैं क्वांटिटी के लिए। आप कॉफ़ी की बॉटल से भी 1 स्पून करके क्वांटिटी को नाप सकते हैं।
मैंने एक सैशे 1 स्पून की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। तो मैंने जितना पानी यहाँ पे रखा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, करीब ½ लीटर के आसपास पानी है। तो उसके लिए मैंने 3 सैशे लिए हैं, यानी कि आपको 3 स्पून कॉफ़ी लेनी है। विनेगर मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन विनेगर हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल आता है, तो आप विनेगर रख सकते हैं पहले से तैयार। लेकिन हम इस वक्त जब डाई बनाएंगे तो उसमें विनेगर का कोई इस्तेमाल होगा नहीं। उसके अलावा जो हमने एलम में फैब्रिक्स डिप किए थे फिटकरी के पानी में मॉडर्न करने के लिए, जो हमने फैब्रिक्स डिप किए थे वो अब सूख चुके हैं और वो अब रेडी हैं डाई में जाने के लिए भी। तो हमने फैब्रिक भी यहाँ पे लाके रख लिया है। अब पानी ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, तो इसमें हम अब एक एक करके कॉफ़ी सैशेस डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें इसे कंटिन्यूसली स्टिर करना होगा, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा झाग देती है, जल्दी से बॉईल हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इसे चलाते भी रहना होगा ताकि कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। कॉफ़ी मिक्स होने में या डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत वक्त नहीं लेती है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा सा बॉयल आने के बाद हम इसको बंद कर सकते हैं, इसकी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। आई थिंक अब कलर काफ़ी अच्छे से आ गया है कॉफ़ी का। तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और अब हम ये जो हमारा खाली वेसल है, हालांकि कॉफ़ी पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रेनर का यूज़ कर लेते हैं, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। और यहाँ बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको इसे स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन कर लेना है। और ये हमारी डाई रेडी है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हम कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी को पानी में बॉईल करते हैं, बस उसी तरह से आपको ये डाई बनाना है। डाई बनाने के बाद अब हम इसमें जो हमारे पास हमारा फैब्रिक रेडी है मॉडर्न होने के बाद, अभी हम इसमें प्लेन फैब्रिक डिप करते हैं। यानी कि हमने अभी इसको टाई नहीं किया है, ये अनटाइड फैब्रिक है, सिर्फ ये मॉडर्न हुआ है। और ये 100% कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है निटेड, यानी कि आपको सूती कपड़ा लेना है, सूती कपड़े का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो नेचुरल डाइज़ होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक डाइज़ होती हैं, वो प्राकृतिक फाइबर के ऊपर बहुत अच्छे से चढ़ती हैं। जैसे कि कॉटन है, प्योर सिल्क है या वूल है, पर वो प्योर होना चाहिए, पॉलिएस्टर नहीं होना चाहिए, या और कोई सिंथेटिक रेयॉन नहीं होना चाहिए, कोई और सिंथेटिक टेक्सटाइल नहीं होना चाहिए, कोई सिंथेटिक फैब्रिक नहीं होना चाहिए। और अब हम इसको डिप करके छोड़ देंगे 20 to 30 मिनट्स के लिए इसके अंदर, ताकि इसमें डाई अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसको हम अच्छे से इसके अंदर डिप कर देंगे और हम इसे अब रेस्ट करने देंगे। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट डाई की प्रिपरेशन, यानी कि थर्ड डाई की प्रिपरेशन, जो कि है अनियन पील्स, यानी प्याज के छिलकों से। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। हमें चाहिए सबसे पहले अनियन पील्स, यानी कि प्याज के छिलके, सिर्फ ऊपर के सूखे छिलके चाहिए हमें। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप छिलके लें तो वो सूखे हुए हों, लेकिन इतने ज़्यादा सूखे ना हो कि वो पीले पड़ गए हों या उनमें कलर ना हो।
वरना डाई में कलर आएगा नहीं। और हमारे पास है ये एक स्ट्रेनर। मैंने थोड़ा बड़ा स्ट्रेनर इसीलिए लिया है क्योंकि ये हमारे पास छिलके ज़्यादा बड़े हैं, और कॉफ़ी और जो टर्मरिक था वो तो महीन पाउडर बारीक पिसा हुआ था, तो उसको छन्नी से छानना आसान था, बट इसको छन्नी से छानना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए आप कोई भी टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी कोई स्टील की टोकरी ले सकते हैं। इसमें क्योंकि जाली में ज़्यादा स्पेस है तो मैंने एक अंदर फैब्रिक रख दिया है ताकि छिलके आराम से इसमें रह जाएं और सिर्फ उसका पानी जो कि डाई है वो सिर्फ उसके अंदर से निकल जाए। उसके बाद हमें एक स्पून चाहिए उसको चलाने के लिए, स्टर करने के लिए। एक फैब्रिक चाहिए जो मैंने कल मॉडर्न कर दिया था एलम में, ये वो फैब्रिक है। और हाँ, ये एक मेरे पास ग्लव है डिस्पोजेबल, जो हेयर डाई के पैकेट से मैंने लिया है क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है रबर ग्लव्स लेना। अगर आप इसे आम दिनों में कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद कर रहे हैं, तो आप रबर ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्लव्स यूज़ करने से एक तो आपके हाथ भी बचेंगे, डाई नहीं लगेगी, और आपको अगर गर्म पानी में कोई इंग्रेडिएंट डालना है तो उससे भी आपके हाथ स्टीम से बचे रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ले लिया है जो मेरे पास अवेलेबल था। इसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे ये उठा करके इसमें से अनियन पील्स को पानी में डालना है। इसके अलावा एज़ यूजुअल हमने पानी लिया है जो मैंने ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दिया है एक वेसल में, और एक खाली वेसल लिया है। अब ये डाई रेडी है स्ट्रेन करने के लिए। मैंने अपना स्ट्रेनर भी सेट कर दिया है। जो खाली वेसल था मैंने उसके ऊपर स्ट्रेनर को रख दिया है ताकि ये अपनी पोजीशन ले ले, और उसके बाद हम आसानी से इसमें ये डाई पोर कर सकें। डाई इसमें पोर हो चुकी है, अच्छे से फिल्टर हो गई है, और जो एक्सेस डाई है इसमें छिलकों के अंदर उसे हम ऐसे स्पून से दबा के स्ट्रेन कर लेंगे। डाई इसमें से काफ़ी स्टीम बन रही है, लेकिन आप फिर भी इसमें देख सकते हैं कि कितना डार्क ऑरेंजिश रेड कलर आया है इसमें। और अब हम इसमें अपना फैब्रिक डिप कर देंगे। डाई रेडी है, इसमें हम अपना फैब्रिक अच्छे से डिप कर देंगे जैसा हम बाकी डाइस के प्रोसेस के दौरान करते थे। इसको हम इसमें करीब आधे घंटे के लिए या 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऑलरेडी हम मॉडर्न कर चुके हैं फिटकरी से, एलम से, तो ये अच्छे से कलर ले लेगा। हम इसको रेस्ट कर देते हैं। और अब हमारे डाइड फैब्रिक्स जो हमने डाई किए थे डाई के अंदर, वो सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, रेडी हैं। एंड सरप्राइज सरप्राइज, इतने सारे कलर्स मिल गए हैं हमें। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि हमने जो अनियन पील से कलर किया था वो आया है हमारा ऑलिव ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन का एक बहुत ही ट्रेंडी शेड है ये, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और हम शुरू करते हैं टर्मरिक से, जो हमने सबसे पहले डाई किया था, डाई बनाया था और फिर डाई किया था, उससे ये कलर आया है। तो इसका अभी पोस्ट ट्रीटमेंट बाकी है, यानी कि इसे हमें अभी विनेगर में डिप करना बाकी है। ये हमने डाई किया था
मॉडर्न करके और उसके बाद इसको हमने सुखा दिया था। तो अब ये सूख गया है और इसका बहुत ही ब्राइट येलो कलर आया है। उसके बाद सेकंड डाई है हमारी कॉफ़ी से हमारा एक ये लाइट बेज कलर आया है। बड़ा ही प्रिटी कलर है ये और समर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट कलर है। आप इसको समर्स में टी शर्ट्स पे डाई करके पहन सकते हैं, कुर्तीज़ पे डाई कर सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा एक आपको यहाँ पे कलर मिला है। और अगर अनियन की बात हम करें, अनियन पील की, तो बड़े प्यारे प्यारे 2 ग्रीन कलर्स निकले हैं इसमें से। अब ये 2 कलर कैसे निकाले हैं मैंने, ये कलर जो है डार्क शेड जो है ऑलिव ग्रीन का, ये आया है क्योंकि मैंने इसको हाफ़ एन आवर से ज़्यादा यानी कि लगभग 40 मिनट्स तक इसको मैंने डिप कर दिया था अनियन पील की डाई में। और ये जो है ये लाइट शेड है ग्रीन का ही। तो ये एक मेरे पास ऐसे रफ़ स्वॉच बचा हुआ था कपड़ा, तो मैंने उसको ऐसे ट्रायल के लिए इसमें डिप करके जस्ट 5 मिनट्स के बाद निकाल लिया था। तो ये एक लाइट शेड ग्रीन का हमें मिल गया है यहाँ पे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा ये ग्रीन कलर क्यों आया। क्योंकि हमारी जो डाई है वो तो ऑरेंजिश रेड कलर की थी और जनरली तो कलर जो है वो ही आना चाहिए फैब्रिक पे, लेकिन ये इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको मॉडर्न किया था एलम में यानी कि फिटकरी में। और जो अनियन पील के एक्सट्रैक्ट का या डाई का जो रिएक्शन था एलम पे, उसने इसको टर्न कर दिया ऑलिव ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे ये हमें ऑलिव ग्रीन कलर मिल गया है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने मॉडर्न एलम की बजाय हरड़ से किया होता, यानी कि फिटकरी की जगह हमने हरड़ यूज़ किया होता और उससे मॉडर्न करने के बाद हमने अनियन पील से डाई किया होता, तो ये बहुत ही लाइट पीच कलर आता, पिंकिश पीच कलर आता अनियन पील का। तो ये डिफरेंस है। जब हम मॉडर्न अलग अलग यूज़ करते हैं और फिर डाई करते हैं तो अलग अलग मॉडर्न का असर कई बार अलग अलग शेड्स लेके आ जाता है, अलग अलग कलर्स लेके आ जाता है सेम डाई में। तो ये हमारे पास फाइनल प्लेन कलर्स के स्वॉचेस हैं जिन्हें हमने अभी विनेगर में नहीं डाला है और ये अभी फाइनल स्वॉचेस नहीं हैं। मैं आपको एक टर्मरिक का स्वॉच दिखा देती हूँ जो हमने टाई करा था, ऐसे जगह जगह बांध के टाइम के दौरान हमने इसको किया था। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला जो मैंने आपको एक टाई बताया था, ये वो है। और ये फाइनली वॉश्ड सैम्पल है, यानी कि इसको हम विनेगर में डिप करके वॉश कर चुके हैं और सुखा चुके हैं और इसकी जहाँ जहाँ पे टाई किया था वो हम खोल चुके हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक कंसेंट्रिक रिंग्स का पैटर्न बन गया है इसके ऊपर। और ये बहुत ही बेसिक टाई डाई टेक्निक है जो हमने करी थी, जो मैंने आपको बताई थी टाई डाई टेक्निक बताते वक्त। तो ये फाइनली जो है ऐसा कलर आएगा टर्मरिक का। ये अभी थोड़ा सा एक्सेस डाई इसके अंदर है और जब हम इसको विनेगर में डिप करेंगे और फिर वॉश करेंगे तो एक्सेस डाई निकल जाएगा और आपको ओरिजिनल कलर मिलेगा और उसके बाद आपका कलर ब्लीड नहीं होगा, यानी कि उसके बाद आप जब भी धोएंगे तो ये कलर निकलेगा नहीं। तो अभी हम आपको प्रोसेस करके बता देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जस्ट एक कोई भी आपका डाइट फैब्रिक जो है उसको लेना है और इसमें अब हम थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। इतना विनेगर डालेंगे कि ये अच्छे से भीग जाए, यानी कि टिक जाए। बस जस्ट इसको हम निचोड़ के मैं अभी इसको एक बोल में रख रही हूँ ताकि हम और दूसरे सैम्पल्स भी कर लें।
बार विनेगर से डाल दिया। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं हो रहा है कलर। अब जो एक्सेस कलर है वो तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनको मॉडर्न कर लिया था, यानी कि हमने पहले से इसको ट्रीट कर लिया था। तो इसकी जो कलर फास्टनेस थी, वॉश फास्टनेस थी, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से हम जो है सारे सैम्पल्स इसमें विनेगर में एक बार डिप कर करके और इसको स्क्वीज़ करके इसका एक्स्ट्रा विनेगर निकाल के रख लेंगे और सारे सैम्पल्स को फिर हम सिंपली वॉश कर लेंगे सोप से या फिर डिटर्जेंट से।